जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमडी कैट 2025, जो कि यूएचएस का हो, चाहे चाहे वो के एमयू का हो, इसका हो, या फिर जो है वो सिंध एमडी कैट का हो, आईएसबीए, या फिर नम्स का हो। 2025 के ये जो सारे टेस्ट हुए हैं, या फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का हो, इनके जो सारे टेस्ट हुए हैं इस टेस्ट को यूनिट वाइज लेकर चलेंगे कि यूनिट वाइज इसमें से जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको जो प्रैक्टिस हो अगर आपने नेक्स्ट ईयर अपीयर होना है और आपको पता चले कि किस तरह के जो सवाल पूछे जा सकते हैं, इन सभी के हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि यूनिट नंबर 1 है। इसको हम लेकर चलेंगे और ये हमारी सीरीज़ पूरी सिलेबस को कवर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ के पहले चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास एक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिन सवालों से, वो है यूएचएस के। यूएचएस के सवालात हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सबसे पहले ना सवाल को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिक्स होकर वाटर बना रही है। कह रहा है कि अगर इस रिएक्शन में 4 ग्राम हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन, और वो रिएक्ट करे 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो वो हमें बना के दे रहा है 28 ग्राम वाटर। ये क्या बना के दे रहा है? 28 ग्राम वाटर। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड आपने बतानी है, जबकि आपको मोलर मैसेज की ये हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और वाटर की। अच्छा बच्चों, याद रख लेंगे जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता ही होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। परसेंटेज यील्ड जो होती है वो इक्वल होती है, परसेंटेज यील्ड को होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल मतलब जो असल में प्रोडक्ट बन रही है उसकी एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देना हमने थ्योरेटिकल यील्ड से। TH को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, मैं यही लिखता हूँ थ्योरेटिकल यील्ड शॉर्ट फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो आपके पास जो है परसेंटेज यील्ड और को निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड चाहिए, और क्या चाहिए हमारे पास? चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड। तो मतलब इन दो चीज़ों को हमारा होना ज़रूरी है अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है, उसको निकालने की ज़रूरत हमारे पास महसूस नहीं होती। ये जो आपके पास उसने लिखा था कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद 28 ग्राम वाटर बना रहा है। वाटर क्या है हमारे पास? वाटर एक प्रोडक्ट है। तो वाटर प्रोडक्ट मतलब कितनी बनी? 28 ग्राम। एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स करने के बाद जो एक्चुअल हमारे पास प्रोडक्ट बनी, मतलब वाटर बना, वो कितना? 28 ग्राम। इसी को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, जो कि प्रोडक्ट असल में बनती है। तो आपके पास एक्चुअल यील्ड इस सवाल में दी गई है, वो कितनी है? 28 ग्राम। ये अब आपने याद रख लेना है, एक्चुअल यील्ड हमें यहाँ पर दे दी गई है। अब रह क्या गया जिसको हमने फाइंड करना है? फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाली चीज़ रह गई है जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये वाली चीज़ रह गई है। अब इसको फाइंड करने का तरीकाकार ज़रा आप सुन लें। एक स्कीम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने की। तो बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए आपने ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आगे जाके एक और सवाल है जिसमें सिर्फ उसने थ्योरेटिकल यील्ड ही पूछा है, परसेंटेज यील्ड नहीं पूछा। तो थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने जो स्टेप फॉलो करना है वो ये वाला स्टेप है कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड में से जो रिएक्टेंट दिए गए ना, सवाल में जो 2 रिएक्टेंट दिए गए, अगर ये आप यहाँ पर देखें तो एक ये हमारे पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो आपने देखना है इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। क्या देखना है? पहला स्टेप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए क्या होगा कि आपने फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो फिर आपने देखना है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो आगे हमें कितनी प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है। मतलब क्या करना है आपने कि उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंपेयर कर लेना है प्रोडक्ट से, और देखना है कि वो प्रोडक्ट कितनी बना रहा है। तो जितनी वो प्रोडक्ट बना रहा होगा वही हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो वही हमारी क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड होगी, जितनी क्या वो बना रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो 2 स्टेप है इसमें। पहले आपने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखना है कि वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, तो वही हमारी थ्योरेटिकल यील्ड
कहलाएगी। तो इन स्टेप्स को हम अभी जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप्स आपने मद्देनज़र रख लेने हैं कि सबसे पहले हमने देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसको देखने के बाद हमने देखना है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट से और देखेंगे कि वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो प्रोडक्ट की मिकदार आएगी वही थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। अब आपको ज़हन में सवाल होगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हमें पता चलेगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो कि लेस प्रोडक्ट बनाएगा। लेस प्रोडक्ट से मुराद कि हम दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करवाएंगे, देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट बना रहा है वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। करके सीख लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी इसकी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है। तो बच्चे लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दो रिएक्टेंट है, मैं पहले इनको साफ़ कर लूँ। ये जो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, अच्छा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है ना। ये देखिए पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हमने क्या ढूंढना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है। कि पहला स्टेप हमारे पास क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि हमारे पास पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके पास जो इक्वेशन है ये बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस से मुराद दोनों तरफ जो मिकदार है एलिमेंट्स की वो बराबर होनी चाहिए। तो इस बैलेंस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 to the 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर जो हाइड्रोजन है इसके पीछे अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो फिर ये बैलेंस होगा, फिर ये 2 to the 4 हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाले रिएक्टेंट और इस वाली प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले रिएक्टेंट H2 और प्रोडक्ट H2O, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और कंपैरिजन करेंगे जिसमें आप दूसरे रिएक्टेंट को, ऑक्सीजन को और फिर प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। ये तरीकाकार है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का। अब इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन को। तो बच्चों आपने कंपैरिजन करते वक्त क्या करना है, हाँ कंपैरिजन करने वक्त आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है, जब आपने ये कंपैरिजन सोच लिया कैसे इसका करना है, आपने देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये हाइड्रोजन जो हमने लिया है इसके कितने मोल हैं। तो इसके ये देखिए हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई थी इसके 2 मोल हैं, जो इसके पीछे लिखा होता है वो मोल होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। अगर हम देखेंगे जो वाटर है ये जो हमने लिखा है इसके कितने मोल हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके भी 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब इसके क्या है, 2 मोल्स हैं। अब हमने जब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये वाली वैल्यूज़ लिख ली तो दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपने देखना है सवाल में हमें क्या दिए गए हैं। सवाल में क्या हमें मोल दिया गया है कि हमें मैस दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे सवाल में हमें देखें हाइड्रोजन के 4 ग्राम दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोल्स हैं ये चूँकि मोल्स थे ना तो इसको भी पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कंपेरिजन अच्छा हो। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स, हाइड्रोजन का 1 मोल होता है उसके मोलर मैस के मुताबिक 2 ग्राम। 2 मोल्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और वाटर का मोलर मैस होता है 18 ग्राम, मतलब एक मोल का वाटर का मैस होता है 18। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल, तो 2 मोल का 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 36 ग्राम आ गया। तो ये अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स थे और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स थे जो कि हमने यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिए थे उसको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट किया है। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर रिएक्शन है उसमें हमारे पास जो है वो कितने जो है वो ग्राम दिए गए हैं रिएक्टेंट के। तो अगर आप देखें ये देखो हाइड्रोजन के 4 ग्राम दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर अब लेंगे दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन के 4 ग्राम। यहाँ पर अगर देखें तो यह 4 ग्राम जो है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन के 4 ग्राम लिए गए हैं। और जो यहाँ पर अब देखेंगे प्रोडक्ट कितनी बनेगी, ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट वो वाली लिखी जो कि बैलेंस केमिकल क्वेश्चन से थी, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x इंटू 4 और 4 इंटू 36 आ जाएगा। और ये 4 कैंसिल हो गया तो x हमारे पास आंसर आ गया 36। मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो अगर हम 4 ग्राम ले हाइड्रोजन तो वो 36 ग्राम वाटर बना रहा है, यह आपने याद रख लेना है। अब हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। तो ऑक्सीजन का भी सेम एज इट कंपैरिजन करेंगे
कि ऑक्सीजन को देखेंगे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन कितने हैं 1 मोल है, उसके पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 1 मोल है। वाटर देखेंगे तो 2 मोल है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इसके मैसेज में, क्योंकि हमें सवाल में ऑक्सीजन का 32 ग्राम मैस दिया गया है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल का मैस होता है 32 ग्राम, यहाँ पर 1 ही मोल है तो ये 32 ग्राम हो गया। वाटर का 2 मोल का मैस कितना होता है, 1 मोल का 18, 2 का हो जाएगा 36। तो अब सवाल में जो ऑक्सीजन दिया गया वो 32 ग्राम है तो हम लिखेंगे 32 ग्राम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर फिर भी 36 ही आएगा। तो अगर आप देखें दोनों रिएक्टर को जब हमने कंपैरिजन करवाया तो दोनों रिएक्टरों का कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि चाहे ऑक्सीजन से आप प्रोडक्ट बनवा लें या हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनवा लें, आंसर हमेशा 36 ही आ रहा है। मतलब दोनों जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट सेम मिकदार में बना रहे हैं। तो इस केस में जब दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम मिकदार में बना रहे हों तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, ये आपने याद रख लेना। जब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सेम बन रही हो, ये इसको स्टार बना के लिख रहे हैं, प्रोडक्ट सेम बन रही हो दोनों रिएक्टेंट से, तो उसके केस में नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, उस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। तो इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। मान लें कि यहाँ पर ये 36 ग्राम ना होकर ये कोई इससे कम आता, ये वाले 36 से कम आता, मतलब 30 आ जाता ये वाला, ये ऑक्सीजन का, तो हम कहते हैं फिर ऑक्सीजन कम प्रोडक्ट बना रहा है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जो कम प्रोडक्ट बना रहा हो इस मेथड से वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अभी दोनों सेम ही बना रहे हैं तो अभी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो हमेशा बनेगी 36 ही। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार आई है वो होगी थ्योरेटिकल यील्ड। अगर तो होता ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर ऑक्सीजन होता और वो ये 30 ग्राम बना रहा होता प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी मिकदार जो आई है ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती। तो अभी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो अभी थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 36 ग्राम ही होगी जो कि दोनों से बन रही है। तो अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी मिल गई। एक्चुअल यील्ड ये है 28 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है 36 ग्राम। इसको रख के सोल्व करते हैं। तो इसी फॉर्मूले में मैं रख के सोल्व कर रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल हमारे पास 28 है, थ्योरेटिकल हमारे पास आई है 36 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 9 36, 4 7 28 और 7/9 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं 7 को अंदर रखूं और 9 को बाहर रखूं तो 0.7 यहाँ पर 7 आ जाए 0 आ जाएगा। 7 7 था 63। फिर अगर इसको करें माइनस तो 7 आता है, फिर 0 लेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.77 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 77% तकरीबन हमारे पास आंसर आएगा। इसके करीब करीब 77% के करीब करीब हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 77%, जो कि हम क्वेश्चन में देखें तो आपको पास जो है वो 77% तकरीबन ये मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 77%। थोड़ा लंबा सवाल था मगर है आसान है, इसको दोबारा से देखें ज़रा प्रैक्टिस करें हो जाएगा। नेक्स्ट जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो फिर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अभी आपने कैसे निकालना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए लेस प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा बना रहा है। यहाँ पर देखें दोनों रिएक्टेंट को हमने आपस में प्रोडक्ट से कंपेयर किया, इसको भी और इसको भी, और देखना है लेस प्रोडक्ट कौन सा बना रहा है। जो लेस प्रोडक्ट बना रहा होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी जो कि लेस प्रोडक्ट बन रही है। नेक्स्ट हमारा सेम सवाल है, उसमें उसने अब क्या किया है, अब ना कि हमें उसने डायरेक्टली बता दिया है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 25 ग्राम है। अब इसने यहाँ पर बता दिया है, पीछे तो हमें थ्योरेटिकल निकालनी पड़ी थी, और साथ में उसने ये भी बता दिया कि प्रोडक्ट जो बन रही है वो 20 ग्राम है। अब मैंने पीछे क्या बताया था, जितनी प्रोडक्ट असल में बनती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल यील्ड होती है। मतलब इसमें ये 20 ग्राम क्या है एक्चुअल यील्ड। तो आपके पास एक्चुअल यील्ड भी मौजूद है और थ्योरेटिकल यील्ड भी उसने सवाल में बता दिया है कि वो 25 ग्राम है। कह रहा है कैलकुलेट करें परसेंटेज यील्ड, तो वही फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जिसको मैं ए वाई से अब लिखूंगा और थ्योरेटिकल यील्ड टी वाई मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल यील्ड जो है वो 20 है, थ्योरेटिकल यील्ड 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 20
5 4 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 दूने 10, यहाँ पर 20 रह गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास आ जाएगा 80%। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या आंसर आया, 80% आंसर आया। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल सेम उसी तरह का था। अब तीसरा इसी तरह का, यूएचएस में तीनों सवाल यहाँ से यील्ड वाले टॉपिक से उठाए गए थे, और इस सवाल में उसने क्या किया है, उसने कहा कि हमारे पास इफ़ परसेंटेज यील्ड जो है वो और एक्चुअल यील्ड इसकी वैल्यू दी गई है। अब परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है 80। याद रखें परसेंटेज यील्ड चूँकि रेशो होती है एक्चुअल और थ्योरेटिकल की, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पर चूँकि 80 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा, इससे भी पता चलता है कि किसकी वैल्यू है, परसेंटेज यील्ड की। और वैसे भी अगर वो देखें तो पहले परसेंटेज यील्ड का लफ्ज़ है, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो परसेंटेज यील्ड की होगी। आगे वो कह रहा है एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी है, 20 ग्राम। तो कह रहा है व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आपने पास फाइंड करनी है। तो सिंपल सा सवाल है, इसमें आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे, फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड वाला ही लगेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज यील्ड गिवन है। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। थ्योरेटिकल हमें फाइंड करनी है, परसेंटेज यील्ड हमें दी गई है कितनी, 80 इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड है 20 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हमें फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 80 इधर आके इससे डिवाइड करवा देंगे, थ्योरेटिकल यील्ड दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करना है 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ऊपर भी रह गया अब 100, ठीक है 10 और ये 0 100 रह गया। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 25। तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड आई वो कितनी आई, 25 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 ग्राम। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा ये। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से है जिस तरह हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की थी, तो उसी तरह इसको फाइंड करना है। जब भी आपको जो है इस तरह का सवाल आ जाए, ये स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, इसमें उसने क्या किया है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम लगेगा अगर हमें 1 मोल वाटर बनाना है। इसमें देखिए अब ये इक्वेशन दी है जिसमें ये दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में वाटर प्रोडक्ट बन रही है। कह रहा बताएं कि कितना हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम लगेगा अगर हमें 1 मोल वाटर बनाना है। तो इस तरह के सवाल जिसमें आपको इक्वेशन देकर कोई एक चीज़ आपको जो है वो एक चीज़ की वैल्यू दे दी जाती है और दूसरे की पूछी जाती है। तो इसमें किसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास, इसमें हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर हाइड्रोजन की, सॉरी वाटर की, 1 मोल वाटर, ये वैल्यू दे दी ना उसने 1 मोल वाटर की, और पूछा गया है हाइड्रोजन का। तो इस तरह के सवालों के लिए, ये स्टोइचियोमेट्री के सवालों के लिए आपने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है उन दो चीज़ों का जिसकी वैल्यू दी गई है और जिसकी पूछी गई है, उन दोनों चीज़ों का। तो 1 मोल वाटर की वैल्यू दी गई है और हाइड्रोजन की पूछी गई है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे H2 और वाटर। अब कंपेयर का वही मेथड है जो हमने पीछे एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड में किया था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके कितने मोल हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बैलेंस क्यों नहीं है, ये देखें ज़रा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1, तो ये बैलेंस नहीं है। ये हमें पता है कि बैलेंस इस तरह होती है, यहाँ पर अगर 2 लगाएं, यहाँ पर 2 लगाएं, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर नहीं आती, अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई एक वीडियो देख लें इसके लिए। अब देखें ज़रा, हमने क्या कहा था कि इस कंपैरिजन में सबसे पहले हम देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। तो हाइड्रोजन के हमारे पास है 2 मोल्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के। और अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर वाटर के कितने मोल हैं 2 मोल, तो हम लिखेंगे 2 मोल। अच्छा, तो अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, हमें सवाल में जो है वो वाटर के कितने मोल दिए गए हैं 1 मोल, तो हम लिखेंगे 1 मोल।
और हाइड्रोजन को फाइंड करना है, उसको हम x ले लेंगे। याद रखिएगा ये हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं ये किस में ले रहे हैं, मोल्स में ले रहे हैं। तो एंड पर जो हमारे पास x मतलब हाइड्रोजन का आंसर आएगा वो हाइड्रोजन के मोल्स ही आएंगे। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई इससे इससे, तो आपको पास क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो x इंटू क्या आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मोल। क्या आ गया 1 मोल, मतलब हमें हाइड्रोजन के 1 मोल चाहिए होंगे, हाइड्रोजन के क्या चाहिए होंगे 1 मोल चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें चूंकि उसने हाइड्रोजन का क्या पूछा वॉल्यूम, तो हम इस 1 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखें कि जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन है वो आपने शायद पढ़ा भी हो कि नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम वी एम। अब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपने याद रखनी होती है, वी एम इज इक्वल टू होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स हमारे पास कितने हैं 1 मोल, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम होता है 22.414, इसको उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन। वैसे भी याद रखें कोई भी चीज़ अगर कोई भी गैस अगर 1 मोल हो तो 1 मोल का मैस हमेशा उसके मोलर वॉल्यूम के बराबर ही होता है, जो कि होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये आपने याद रखना होता है। अच्छा, इनडायरेक्टली इसको आपने सोल्व कर लिया। मतलब इनडायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते थे कि ये 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा अब ये थोड़ा सा ना अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंथी भी जा सकता है, तो इसको आपने देखना है। मेरे ख्याल से अब KMU के जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, पीछे हमने जो किए वो UHS के थे, यहाँ तक UHS के थे 4 सवाल थे। अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि होता है KPK में, उसके जो 2025 का सवाल है वो करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अब उसने कह दिया है कि इफ़ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर देन विच वन इज एक्सिस रिएक्टेंट। अब इस सवाल में सबसे पहले तो उसने इक्वेशन नहीं दी है आपको, आप उसने सिर्फ ये कह दिया ये फ़लाँ फ़लाँ से रिएक्शन करता है तो ये फ़लाँ मिलता है। तो हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और हमें मिलता है वाटर जो कि H2O होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो बहुत देर से यही इक्वेशन पे सवाल आ रहे हैं जिसको हम बैलेंस करके बता रहे हैं आपको, तो ये बैलेंस होगी इसकी इक्वेशन। अब सवाल ये है आपके पास जो उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच वन इज एक्सिस रिएक्टेंट। एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमने पीछे अभी पढ़ा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, ये देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं जो कि लेस प्रोडक्ट बना रहा हो। मतलब ये जो हमने 2 रिएक्टेंट कंपेयर किए थे, एक ये वाले और एक ये वाले, इनमें से जो लेस प्रोडक्ट बना रहा होगा वो लिमिटिंग होगा और जो ज़्यादा बना रहा होगा वो एक्सिस रिएक्टेंट होगा। तो आपने सिर्फ इसमें ये बताना है कि एक्सिस रिएक्टेंट क्या है। सिंपल वही तरीकाकार है, दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट से, देखेंगे कौन सा कम बना रहा है वो लिमिटिंग होगा, जो ज़्यादा बना रहा है वो एक्सिस होगा। करते हैं, आसानी से हो जाएगा। आपने बस सुकून से जो है इसको कैलकुलेशन करनी है, आप भी खुद भी सोल्व करें इसको। तो पहले हम करेंगे हाइड्रोजन को वाटर से, फिर हम करेंगे ऑक्सीजन को वाटर से कंपेयर। सिर्फ आपने बताना है कि एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा होगा। इन 2 तरह के कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, पहला जो कंपैरिजन है इसमें हमने देखा कि कंपैरिजन करते हुए मैं क्या कहता हूँ कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपका कंपैरिजन में 2 एलिमेंट है उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स हैं। तो ये हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, हम लिखेंगे 2 मोल। वाटर के कितने मोल हैं 2 मोल हैं, तो हम लिखेंगे 2 मोल। अब सवाल देखें तो उसने क्या कह दिया है कि जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 4 ग्राम है। हाइड्रोजन क्या है 4 ग्राम है। तो आपने क्या करना होता है कि ये 4 ग्राम है और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये हमें मोल्स लिखे हैं 2 मोल्स। तो क्यों ना हम इन मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लें या फिर इन 4 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लें, ताकि अगर हम यहाँ पर मोल्स लिख लें तो नीचे भी मोल्स आ जाए, और अगर ऊपर हम इसी 4 ग्राम को अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो हम दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं जिसमें हम ये 4 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैस हमारे पास है 4 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मैस बाय मोलर मैस,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मैथ हमारे पास 4 ग्राम, मोलर मैथ हाइड्रोजन गैस का होता है 2, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 मोल्स आ गए। तो यहाँ पर 2 मोल्स लिखेंगे जो हमें सवाल में दिए गए हैं, वाटर हमने फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 2 ही आएगा। मतलब वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं अगर हम हाइड्रोजन की निस्बत देखें तो। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में 1 मोल है, तो हम लिखेंगे 1 मोल, सॉरी 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल। और वाटर हमारे पास 2 मोल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मोल। सवाल में कितने दिए गए हैं, 2 मोल ऑक्सीजन दिया गया, तो हम लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर। ये बैलेंस केमिकल क्वेश्चन की वैल्यूज थी, ये क्वेश्चन की वैल्यू है। और एक्स मतलब प्रोडक्ट हमें देखना है कि कितनी बनेगी ऑक्सीजन से, ठीक है, हमेशा एक्स प्रोडक्ट इस केस में लेना है, लिमिटिंग और ऑक्सीजन के। अच्छा, अब इसको क्रॉस करेंगे तो x × 1 x हो जाएगा, 2 × 2 4 मोल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 मोल प्रोडक्ट बन रही है। हाइड्रोजन जब बना रहा है तो वो 2 मोल बना रहा है। कम कौन सी है, ये लेस है। और ये क्या है, मोर प्रोडक्ट है। अभी हमने पीछे क्या कहा कि जो मोर प्रोडक्ट बना रहा होगा वो क्या होगा, वो एक्सिस रिएक्टेंट होगा, और जो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अभी उसने सवाल में क्या पूछा है कि एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है, तो एक्सिस हमारे पास क्या होगा फिर, जो मोर प्रोडक्ट बना रहा है, और वो कौन बना रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा अब ये इसमें जो है वो देखें, सवाल वही पूछ लिया उसने थ्योरेटिकल यील्ड का। थ्योरेटिकल यील्ड निकालें, और वो मैं पीछे अभी आपको बता के आया हूँ थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। एक बार प्रोसीजर फिर रिवाइज कर लें थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का। हाँ, तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए आपको मैंने क्या कहा था, आपने देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और उसको देखने के लिए आपने देखना है कि दोनों रिएक्टेंट में से कम प्रोडक्ट कौन बना रहा है। फिर आपने देखना है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितनी बना रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा होगा वही हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। सेम प्रोसीजर आपने आगे फॉलो कर लेना है। जी सवाल है, अगर 10 मोल जो है वो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन से, ये अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो मैंने यहाँ पर स्टेप बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, और उसके लिए आपको प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी कम कौन बनाते हैं। मगर इस सवाल के अंदर ही उसने आपकी ये जो पहला स्टेप है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने वाला, वो ख़त्म कर दिया। कैसे, उसने बता दिया है कि जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीजन एक्सिस है, और मैग्नीशियम फिर क्या होगा, ये लिमिटिंग होगा। उसने खुद ही बता दिया है कि ऑक्सीजन एक्सिस है तो मैग्नीशियम क्या होगा, लिमिटिंग होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये बना देता है MgO, जो उसने यहाँ पर बताया MgO बना देता है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 लगाएं और यहाँ पर 2 लगाएं तो बैलेंस हो जाती है। अच्छा, अब उसने बता दिया कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक्सिस है, और ये क्या है, ये लिमिटिंग है। अब मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप था वो तो हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा स्टेप जो है वो कैंसिल हो गया। मतलब हमें अब ये नहीं फाइंड करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली पता चल गया है कि जो मैग्नीशियम है वो लिमिटिंग है। तो हम मैग्नीशियम को प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे मैग्नीशियम का और प्रोडक्ट MgO का, सही है। तो अब हम इसको कंपैरिजन में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके कितने मोल हैं। एक मिनट, तो कंपैरिजन में देखें ज़रा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम के कितने मोल हैं, 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। और फिर हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, ये भी 2 हैं, इसको भी ले लेंगे हम, ये भी 2 मोल है। दूसरा स्टेप क्या होता था, हमने देखना होता था सवाल में हमें कितने मोल दिए गए हैं, मैग्नीशियम के दिए गए हैं 10 मोल सवाल में, और तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 मोल। प्रोडक्ट हमें कंपेयर करनी है कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी। हाँ, तो प्रोडक्ट हमें कंपेयर करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो x मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2x आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 10 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 मोल्स।
अब अगर आप तो देखें कि उसने ये तो बोल दिया कि हमारे पास प्रोडक्ट बताओ, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड बताओ, तो वो 10 मोल बनेगी, मतलब MgO के कितने बनेंगे 10 मोल, मगर आंसर जो है वो ग्राम्स में है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मैस बाय मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स 10 है, मैस हमें फाइंड करना है, ये 10 मोल आए थे ना, उसी को हमने यहाँ पर रखा है, मैस फाइंड करना है। मोलर मैस अगर हम देखेंगे MgO का, तो MgO आया था ना, MgO का मोलर मैस क्या होगा, Mg का 24, O का 16, 24 और 16 40, 40 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आंसर आ जाएगा 400 ग्राम। तो आपके पास 400 ग्राम कौन सी ऑप्शन है, डी वाली ऑप्शन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो हमने पीछे किया एक्सिस रिएक्टेंट फाइंड करने वाला सवाल, ये वाला आपने क्या करना है। अब जो नेक्स्ट सवाल है उसमें उसने ये पूछ लिया है कि आपके पास ये इक्वेशन है जिसमें उसने 4 मोल हमें सोडियम दिया गया है, 2 मोल ऑक्सीजन क्लोरीन दिए गए हैं, कह रहा बताएं हाउ मच Cl2 रिमेन अनरिएक्टेड। अच्छा, अब उसने खुद ही बता दिया है कि आपके पास जो Cl2 है वो क्या है, एक रिमेन अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव से मुराद कि कितना Cl2 बच जाएगा जो कि रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करने से मुराद कि वो ज़्यादा होगा, तभी बच जाएगा ना। तो हम कह देंगे कि उसने खुद ही बता दिया है कि Cl2 क्या है, ये एक्सिस है, क्या है, Cl2 एक्सिस है, सही है। और जो Na है, फिर Na क्या होगा, दो रिएक्टेंट है, एक Cl2 है और एक Na है, तो Cl2 हमारे पास एक्सिस है और Na क्या होगा, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फाइंड उसने करने को कह दिया है कि आपके पास बताएं कि जो Cl2 है, Cl2 ये कितना बाकी बच जाएगा। मतलब उसने कहा हमारे पास 2 मोल Cl2 हमने लिया है, 2 मोल से हमें, क्योंकि Cl2 एक्सिस रिएक्टेंट है, मतलब ये बाकी तो बचेगा, 2 मोल से कितना बाकी बचेगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो अच्छा, अब आप क्या करेंगे। अच्छा, इसके सवाल के मुताबिक उसने कहा है कि ये जो Cl2 है वो एक्सिस है, उसने खुद ही कह दिया कि Cl2 कितना बचेगा बताएं, तो उसके मुताबिक Cl2 एक्सिस है। तो हम लेके चलते हैं कि जब Cl2, जब ये एक्सिस वाला सवाल आ जाए ना, तो आपने क्या करना होता है, एक्सिस जब आपको पता चल गया ना कि कौन सा रिएक्टेंट है, तो फिर आपने जो दोनों रिएक्टेंट है उसको आपस में कंपेयर करना है, जिस तरह Cl2 और Na को, और देखना है कि इसमें एक्सिस अब कितना यूज़ हो गया और कितना बच जाएगा। अच्छा, अब देखिए बच्चे, आपने ये अब पता करना है कि 2 मोल में से Cl2 कितना यूज़ हुआ होगा, ठीक है। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें तो जब Na के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं तो Cl के 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो Na के जब 2 मोल यूज़ हो रहे हैं तो Cl के 1 मोल यूज़ हो रहा है। अब सवाल में उसने कह दिया कि हमारे पास Na जो यूज़ कर रहे हैं हम, जो वो 4 मोल है, तो Na जब 4 मोल यूज़ करेंगे तो फिर बताएं Cl2 कितने मोल यूज़ हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/2, दैट इज़ 2। मतलब Cl2 के जो मोल यूज़ होंगे, अगर आप 4 मोल सोडियम यूज़ करते हैं तो Cl2 के कितने मोल यूज़ होंगे, 2 मोल यूज़ होंगे, और हमने लिए भी कितने हैं, 2 मोल लिए हैं। तो मतलब ये है कि Cl2 के जब 2 मोल्स, Na के 4 मोल यूज़ कर रहे हैं तो Cl के 2 मोल्स ही यूज़ हो जाएंगे, वो कुछ भी अनरिएक्टिव नहीं रहेगा। जब अनरिएक्टिव नहीं रहेगा तो मतलब उसके 0 मोल जो है वो अनरिएक्टिव रहेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, कि आपने सबसे पहले देखा अनरिएक्टिव मतलब एक्सिस रिएक्टेंट, वो आपने पहचान लिया, क्लोरीन है, उसको आपने दूसरे रिएक्टेंट से कंपेयर किया, फिर देखा क्लोरीन के कितने मोल यूज़ होंगे। अगर हम सोडियम 4 मोल यूज़ करें, वो 2 मोल आए, मतलब 2 मोल यूज़ होंगे, दिए भी 2 ही थे, तो 2 के 2 यूज़ हो गए, तो अनरिएक्टेड फिर 0 ही रह गया, सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें कि इसने हमें सवाल में तो बता दिया है कि Cl2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मगर अगर हम सवाल से अंदाज़ा लगाना चाहिए, यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाओ, सवाल से ही आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हो कि कितने मोल जो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सिस रिएक्टेंट है। अगर आप देखें सवाल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब क्लोरीन 1 मोल यूज़ हो रहा है तो Na 2 मोल यूज़ हो रहा है, मतलब उससे डबल यूज़ हो रहा है। जब ये दोनों क्लोरीन 1 मोल यूज़ होगा, Na 2 मोल यूज़ होगा, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट 2 मोल बनेगी, मतलब कुछ भी फिर अनरिएक्टेड नहीं रह जाएगा। ये जो अमाउंट होती है ना कि ये 1 मोल ये 2 मोल यूज़ होकर कुछ भी प्रोडक्ट
कुछ भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं रहेगा, ये अमाउंट्स को हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट। मतलब कोई भी रिएक्टेंट जब हम स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट में लेंगे तो वो सारे के सारे रिएक्टेंट यूज हो जाएंगे, उसमें से कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं रहेगा, तो तब हम कहते हैं कि कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब क्लोरीन 1 मोल है तो सोडियम उससे डबल है, तो वो हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें क्लोरीन अगर 2 मोल है तो सोडियम उससे डबल 4 मोल है, तो ये भी स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट होगी। मतलब इसमें कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा, सारे दोनों रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली यूज हो जाएंगे, एंड पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब क्लोरीन पर एंड पर जो अनरिएक्टिव होगा वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इससे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर आप पहले सवाल पर लगाएं तो उससे भी आपको पता चल सकता था कि इसमें भी कोई लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के 1 मोल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन से यूज़ हो रही है। तो अगर आप क्वेश्चन में भी देखें तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम दिए हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल ही दिए गए हैं। 4 ग्राम का मतलब 2 मोल, आप इसको कन्वर्ट करके देखना। ऑक्सीजन के 32 ग्राम दिया गया, मतलब 1 मोल ही दिया गया है, मतलब स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट ही दी गई है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल 1 मोल यूज़ होनी चाहिए थी, सवाल में भी 2 मोल 1 मोल यूज़ हो रहे हैं। तो स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट में ना तो कोई लिमिटिंग होता है ना ही एक्सेस होता है, तो इसके एंड पे आंसर भी क्या आया था, सेम ही आया था, मतलब कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस नहीं था। सही है। तो इसको आप इस तरह सोचना है कि कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, उसको आप इक्वेशन से देखकर भी ज़्यादा लगा सकते हैं। अब देखें ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, इसको अब आप मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, आप इक्वेशन से देखकर लगाएं। ये एक इक्वेशन है, वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल मेक द ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, अगर हम वो वाला कंसीडर करें कौन सी ऑप्शन को, तो वो वाली जो ऑप्शन है वो ए को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना देगी उस ऑप्शन में। तो अगर आप देखें सवाल के मुताबिक ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। ए के जब यहाँ पर B2 है तो यहाँ पर भी B2 है, ओके, ये देखो B2 ही है ना, सही है। और यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर भी A2 है, तो A नहीं बैलेंस, अगर हम यहाँ पर A के साथ 2 लगा दें तो फिर ये बैलेंस होगा। तो सवाल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब A जो है वो 2 मोल यूज़ हो रहे हैं तो B के 1 मोल यूज़ हो रहे हैं, मतलब A B से डबल मोल यूज़ हो रहा है, A की तादाद B से डबल यूज़ हो रही है। तो अगर हमने ये देखना है कि A कब लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो A है वो B से कम यूज़ कब होगा, ठीक है। मतलब अगर हम देख लें कि B में अगर 4 मोल ले रहा हूँ तो A को कितना यूज़ होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उससे डबल यूज़ होना चाहिए। 4 मोल ले रहा हूँ तो A को 8 मोल यूज़ होना चाहिए, सही है। तो अगर मैं 8 मोल ना लेकर यहाँ पर मैं 6 मोल ले लूँ तो फिर मैं कहूँगा कि अब मैंने ए को कम ले लिया, ए लिमिटिंग हो जाएगा, ए जो है वो अब बाकी नहीं बचेगा, ए कम पड़ जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में से जो है किस ऑप्शन में हमारे पास जो है वो ए बी से कम आ रहा है, ठीक है। अगर हम डी वाली ऑप्शन देखें, इसमें 5 मोल ए 2.5 मोल बी, तो यहाँ पर तो बी ज़्यादा है, हमने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें ए जो है वो बी से कम हो। यहाँ पर देखें 2 मोल ए 1 मोल बी, ये भी गलत है, इसमें बी कम है। यहाँ पर देखें 100 एटम्स ऑफ ए एंड 50 मोलिकुल्स ऑफ बी, ये भी क्या है, बी कम है ए ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में अगर देखें तो बी ज़्यादा है 400 मोलिकुल, ए क्या है कम है 300 एटम, तो हमने यही तो ढूंढनी थी कि जिसमें ए कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला ए का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में जो है हमारे पास जो ए मॉलिक्यूल है वो लिमिटिंग कंसीडर हो रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो कम है, यहाँ पर बी मॉलिक्यूल ज़्यादा है। इसको अगर आप क्रॉस टेस्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, वही जो मेरा पीछे वाला फॉर्मूला है कंपैरिजन वाला, ए रिएक्टेंट को भी बी प्रोडक्ट से ए बी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे और बी रिएक्टेंट को भी ए बी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। इसका आपको समझ आ जाएगी कि लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है, ठीक है। जिसमें अगर ए वाली ऑप्शन को देखेंगे तो अगर ए वाली ऑप्शन में ए जो है वो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा तो मतलब ये क्या होगा, लिमिटिंग होगा, ठीक है। तो इसको अगर कंसीडर करते हुए हम चलें तो रिएक्टेंट में ए जो है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल है, 2 मोल लिखेंगे। जो
बी है हमारे पास, वो प्रोडक्ट है वो कितने हैं 2 मोल, 2 मोल ये है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ एटम्स में तो 2 मोल का मतलब 2 एन एटम्स, 1 मोल का मतलब 1 एन एटम, 2 मोल का मतलब 2 एन एटम, और यहाँ पर भी 2 एन मोलिकूल आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में उसने ये ऑप्शन में अगर देखें तो 300 एटम ए के लिए अगर हम 300 ए के लिए, यहाँ पर एन एटम 2 इंटू एन एटम ए है, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट के कितने मोलिकूल बने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास जो है वो 300 इंटू 2Na डिवाइडेड बाई 2Na आ जाएगा। 2Na से कैंसिल हो गया तो x हमारे पास आ गया 300 मोलिकूल ऑफ AB, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर 300 मोलिकूल बनेगी। यहाँ पर अगर देखें तो B मोलिकूल्स क्वेश्चन के मुताबिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल है और प्रोडक्ट 2 मोल बन रही है। अगर हम यहाँ पर देखें B के 400 मोलिकूल ले लें, सॉरी पहले इसको नंबर ऑफ मोलिकूल्स में कन्वर्ट कर लें, तो एक मोल का मतलब इसमें 1 Na मोलिकूल होंगे और 2 मोल का मतलब इसमें 2 Na मोलिकूल होंगे। और क्वेश्चन के मुताबिक अगर B को 400 मोल ले लें तो यहाँ पर B को 400 मोलिकूल ले लें, देखिए प्रोडक्ट के कितने मोलिकूल बनेंगे। प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी x इज इक्वल टू 400 इंटू 2Na और डिवाइडेड बाई Na, तो Na से कैंसिल हो जाएगा, 200 इंटू 400 इंटू 2 800 मोलिकूल। तो कम प्रोडक्ट किसमें बन रही है, 800 में या 300 में, 300 में। ऑब्वियसली फिर जिसमें कम प्रोडक्ट बन रही है वो A वहाँ पर लिमिटिंग ही होगा, तो A वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसने पूछा था बताओ कौन सी ऑप्शन में A लिमिटिंग है, तो वो A वाली में, बाकी सब में जो है मैंने आपको बताया है तो वहाँ पर आंसर नहीं आएगा, वो मैंने वैसे ही आपको क्वेश्चन से सिखा दिया है। थोड़ा मुश्किल सवाल था मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अब हमारे पास सिंध के जो है सवाल शुरू हो रहे हैं, तीसरा पेपर हमारे पास शुरू हो गया। व्हाट इज 50% यील्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड आर 2 ग्राम एंड 4 ग्राम। आपके पास उसने 2 ग्राम और 4 ग्राम एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड दे दी है, तो आप लिखेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है बच्चों 2 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 4 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 1 2 2 2 4 2 5 10 50 हमारे पास क्या आ गई परसेंटेज यील्ड। अब उसने 50% यील्ड नहीं पूछा, उसने कहा 50% परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, मतलब ये जो परसेंटेज यील्ड आई है इसका 50% कितना होगा। तो ये 50 को डिवाइड करो 2 से तो इसका 50% आएगा 25%, तो ये हमारा आंसर होगा 25%। बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, अब ये नहीं ऑप्शन लगानी बी वाली, 50% नहीं है। उसने सवाल में कहा 50% कितनी यील्ड आएगी वो बताएं, मतलब आधी यील्ड बताएं। 100% तो 50% ही होगी, मगर 50% होगी 25%। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, तो यहाँ पर जो आपने 100% से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ से, इसको 50 से करवाते तो यहाँ पर 50% आती। वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, ये अब जो है एक अच्छा सवाल है सिंध एमडी कैट में आया हुआ, इसको हम करते हैं। सेम इसी तरह का आगे ये भी सवाल है, ठीक है। तो दोनों में से एक को अच्छे से समझ लें, दूसरा खुद ही आपने करना है, ठीक है। मतलब मैं सोल्व तो कर दूंगा मगर आप खुद ट्राई करें ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। सवाल है वो उसने कहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब देखिए इसमें आपको उसने कोई भी इक्वेशन तरह की सहूलियत आपको नहीं दी, आपको खुद ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको पता अमोनिया बनाने के लिए N2 और H2 दो गैसेज मिलती हैं और ये बना देती हैं 2NH3, ठीक है। N2H2 दो गैसेज मिलकर 2NH3 बना देती हैं। अब इसमें उसने कह दिया है कि हमारे पास हाइड्रोजन का कितना मास लगेगा अगर हमें बनाना है 51 ग्राम अमोनिया। मतलब दो चीज़ों के बारे में उसने डिस्कशन की है, एक तो जिसको फाइंड करना है हाइड्रोजन को, और दूसरा जिसकी वैल्यू दी गई है अमोनिया को। तो हम लेंगे हाइड्रोजन, इसको कंपेयर करेंगे अमोनिया NH3 से, जिसकी ये स्टोइचियोमेट्री का सवाल है जिसमें एक चीज़ को देकर दूसरा पूछ लेता है। तो इसमें जिसको उसने पूछा हमने उसको ले लिया। हाइड्रोजन जो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो वो, अच्छा बैलेंस तो की नहीं मैंने इक्वेशन, अगर हम देखें दोनों तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 3 6, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो 3 2 6 पूरा हो जाएगा, सही है, पूरा हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है।
तो हाइड्रोजन जो है वो कितने मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मोल। फिर हम देखेंगे NH3 कितने मोल है, वो 2 मोल है। तो इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिख लिया। अब अगर हम सवाल में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो मैस दिया गया है अमोनिया का, तो हम इन मोल्स को भी मैस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अमोनिया का मोलर मैस होता है 17 ग्राम, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 14 + 3 17। 14 हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन 3 है तो उसकी वजह से 3 आएगा, 17। मोलर मैस निकालना आता होगा उम्मीद है, ठीक है। नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको मोलर मैस निकालना सिखाया है, जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मैस, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने नीचे टाइमलाइन मेंशन की है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है 1 मोल अमोनिया का मैस होता है 17 ग्राम, यहाँ पर 2 मोल है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 34, तो मैस आ गया यहाँ पर 34 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन का होता है मैस 2 ग्राम, यहाँ पर 3 मोल है तो 3 × 2 6 ग्राम आ गया हमारे पास, 6 ग्राम। अब हमारे पास उसने सवाल में कह दिया कि हमारे पास अगर अमोनिया जो है वो 51 ग्राम बन रहा हो, 51 ग्राम, तो बताएं ये कितने ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगी। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे और इसको इससे। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा x = 51 × 6 / 34। अगर हम करें 6 1 6 नहीं, 6 से नहीं जाता ये जाता है 2 से, 2 3 6 2 17 34, 17 1 17, 17 3 51 होगा, 3 × 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो लगेगी, हाइड्रोजन जिसको हमने x लिया था वो 9 ग्राम आई, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9 ग्राम। तो इस तरह के स्टोइचियोमेट्री के सवाल आपने करने होते हैं जब आपको एक चीज़ दी गई हो, दूसरी फाइंड करनी हो। नेक्स्ट वही परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड वाले सवाल हैं। कह रहा है जी आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने कहा, वो कह रहा है कि अगर हमने 56 ग्राम नाइट्रोजन यूज़ की, उसके नतीजे में 12 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ की और हमें 51 ग्राम अमोनिया मिला, तो बताएं परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी और परसेंटेज यील्ड क्या होगी। ये दो चीज़ें आपने बतानी है हमें। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो परसेंटेज यील्ड का अगर आपको फॉर्मूला मालूम याद हो तो वो होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। और मैंने कितनी बार कहा कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो वही होती है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, हाँ, तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो आपको ये चीज़ दी गई है 51 ग्राम अमोनिया, मतलब प्रोडक्ट की मिकदार क्वेश्चन में दी गई है, जो वो क्या होगी हमारे पास एक्चुअल यील्ड होगी। तो एक्चुअल यील्ड का हमें पता चल गया फिर कितनी है, 51 ग्राम। और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमें वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको पहले बता कर आया हूँ पीछे। ये देखिए, पहले मैं अब जो पीछे आपको बता के आया हूँ वो याद है कि नहीं। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है और फिर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करके वही हमारी प्रोडक्ट होगी। चलिए शुरू हो जाइए। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए आपने पहले कंपेयर करना है एक रिएक्टेंट नाइट्रोजन, उसका कंपैरिजन करना है NH3 से, और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास हाइड्रोजन और उसका कंपैरिजन करना है NH3 से। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का कंपैरिजन करवाते हैं। तो सवाल के मुताबिक नाइट्रोजन जब है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन 1 मोल हो तो प्रोडक्ट हमारे पास कितनी बन रही है, 2 मोल बन रही है। इसको 2 मोल ले लेते हैं। अब चूंकि हमें सवाल में जो है नाइट्रोजन के ग्राम दिए गए हैं तो हम इस मोल्स को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का मोलर मैस जो होता है N2 का वो होता है 28, तो 1 मोल का मैस कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। और अमोनिया का भी मैं पीछे बता के आया हूँ 17, इसका जो होता है वो मोलर मैस होता है, मतलब 1 मोल का मैस 17 ग्राम होता है। 2 मोल का 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 34 ग्राम आ गया। सवाल में नाइट्रोजन जो है वो 56 ग्राम दी गई है तो हम लिखेंगे 56 ग्राम। अब देखते हैं प्रोडक्ट कितनी बनती है। तो प्रोडक्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप यहाँ से, इसको इससे और इसको इससे। तो सॉरी, यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये 56 है,
50, यहाँ पर देखें अगर 56 है, 58 नहीं है, इसको आप ठीक कर लें कि ये 56 है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये 56। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 56 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 28। 28 1 दा 28, 28 2 दा 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 हमारे पास आ जाएगा, x आ जाएगा 68 ग्राम। मतलब नाइट्रोजन के मुकाबले में जब हम देखते हैं तो अमोनिया मतलब प्रोडक्ट 68 ग्राम बनती है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर करने के साथ। तो हाइड्रोजन को जब आप देखेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन 3 मोल मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मोल, और अमोनिया जो मिलेगा वो 2 मोल मिलेगा, तो हम लिखेंगे 2 मोल। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने देखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जब इसको मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के मैस दिए गए हैं। तो 3 मोल हाइड्रोजन का मैस 6 ग्राम होगा, 1 मोल का 2 ग्राम होता है, तो 3 मोल का 6 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का मैस 17 ग्राम, 2 मोल का 34 ग्राम। ये सब आपको पहले से आता होना चाहिए, क्योंकि ये मैस मोलर मैस निकालना बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसको नहीं आता तो मैंने आपको वीडियो जो बताई है ना रिलेटिव एटॉमिक मैस वाली, उसमें देखे जाकर। इसके बाद जो है अगर हम देखें सवाल में जो है वो 12 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 ग्राम, और ये देखते हैं प्रोडक्ट कितनी बनती है, x इंटू हमारे पास 6 x जो इक्वल हो जाएगा वो 12 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 34 से मल्टीप्लाई होकर 68 ग्राम। मतलब दोनों से हमारे पास प्रोडक्ट 68 ग्राम ही आ रही है। मतलब दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है, और तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, मतलब तो प्रोडक्ट हमारे पास 68 ग्राम ही बनेगी। तो मतलब एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है वो कितनी, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितनी बनेगी, 68 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर देखें टी वाई थ्योरेटिकल यील्ड 68 ग्राम ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में सी ऑप्शन में भी है। तो ए और सी में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी परसेंटेज यील्ड भी पी वाई 33 है या परसेंटेज यील्ड 55 है। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड ओवर एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। तो आप एक्चुअल यील्ड लिखेंगे, हमारे पास एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो यहाँ पर है 51, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 68 आई, 68 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 75। तो हमारा ऑप्शन जो है वो फिर करेक्ट हो जाएगी 75। ठीक है जी, एक आसान सा सवाल, आसान था नहीं मतलब एक अच्छा सवाल था ये। तो इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करें इसकी। अच्छा सवाल था। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वही एक सवाल जो है वो उसने दे दिया जिसमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन नहीं दी गई, कहा गया है 50 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और वह बनाता है MgO। बताएं एक्सिस रिएक्टेंट क्या कितना लेफ्ट होगा। जो आपने पीछे किया था ना एक्सिस रिएक्टेंट कितना बचेगा, वो वाला सवाल। मगर वहाँ पर तो जो है वो एक्सिस रिएक्टेंट बचा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट दी गई थी ये वाला। यहाँ पर हमने मतलब एक्सिस रिएक्टेंट कितना अनरिएक्टिव रह गया था वो हमने देखा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने देखना है एक्सिस रिएक्टेंट कितना रह गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस रिएक्टेंट है कौन सा। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद MgO बनाता है। तो इसमें जो है आपने बताना है कि सबसे पहले एक्सिस रिएक्टेंट है कौन सा, Mg है या ऑक्सीजन है। वो तो उसने सवाल में नहीं बताया, तो आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। एक्सिस रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, आप दोनों रिएक्टेंट को Mg को भी प्रोडक्ट MgO से कंपेयर करेंगे और ऑक्सीजन को भी प्रोडक्ट MgO से कंपेयर करवाएंगे और देखेंगे कि फिर क्या सूरत हाल है, दोनों में से ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बना रहा है और कम प्रोडक्ट कौन बना रहा है। जो ज़्यादा बना रहा होगा जो प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा होगा वो हमारे पास एक्सिस होगा, और जो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो देखिए अगर सवाल में तो मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो 1 मोल है,
मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पर 2 मोल होना चाहिए, जब आप बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 मोल। प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 मोल ही बन रही है। इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स को, क्योंकि हमारे पास सवाल में मैथ्स दिए गए हैं मैग्नीशियम के भी और ऑक्सीजन के भी। तो हम इसको मैग्नीशियम का जो मैथ्स होता है वो हमारे पास 24 होता है 1 मोल का। 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 मोल का हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, अब यहाँ पर MgO का मैथ्स होता है तकरीबन 40, Mg का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो 40, 1 मोल का 40 हो गया, 2 मोल का कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसके अलावा आप अगर सवाल में देखें तो मैग्नीशियम हमारे पास है 50 ग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50 x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 50। इसको जब आप डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 80 आना चाहिए ना, फिर 80 आना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर आना चाहिए 80। इसको दोबारा लिख लेता हूँ 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 48। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन जो आंसर है, अगर हम इसको 50 मान लें 48 को, तो ये से कट के हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 80 से अबव ही आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं 80 से अबव आएगा, तकरीबन 83 के करीब लगा लेते हैं, तो हमारे पास 83 ग्राम आएगा, क्योंकि हमने इसको 48 को 50 माना था ना, इस वजह से। अगर हम 48 को 50 ना माने 48 ही करें तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा 80 से। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली का रकम जब छोटी होगी तो ऊपर वाला आंसर फिर बड़ा ही आएगा, 83 आ गया। इसको अगर सोल्व करें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को हमारे पास सोल्व करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन 1 मोल है, हम लिखेंगे 1 मोल। प्रोडक्ट 2 मोल है, 2 मोल। मैसेज है, हमें यहाँ पर मैथ दिया गया ऑक्सीजन का, तो हम इस मोल्स को भी मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है O2 का 32, 1 मोल का मैस 32 ग्राम आ गया। MgO का मोलर मैस अभी मैंने कहा 40 होता है, 2 मोल का कितना हो गया 40 इंटू 2 80। सवाल में किया गया है ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम है। प्रोडक्ट कितनी बनेगी वो आप देख लें, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 80 ग्राम। तो देख लें अब कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है वो हमारे पास है ये वाला 83 ग्राम वाला। तो ये कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होगा फिर एक्सिस, और ये क्या होगा ऑक्सीजन क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारा क्या काम है कि उसने ये पूछा है कि एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट में से बताएं कि एक्सिस रिएक्टेंट कितने ग्राम बाकी बच चुका है। एक्सिस का मतलब ज़्यादा बच गया है, रिएक्शन हो गया मगर वो ज़्यादा भरा हुआ है। तो हमने जो एक्सिस रिएक्टेंट मतलब मैग्नीशियम लिया वो लिया 50 ग्राम, 50 में से वो कह रहा है कितना बाकी बच गया। आप कंपेयर करेंगे दोनों रिएक्टेंट को, अब मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को। मैग्नीशियम जब हमारे पास 2 मोल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन 1 मोल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 मोल यूज़ हो रहा है, तो मैग्नीशियम के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं तो उसका हमने मैथ्स निकालना है ना यहाँ पर। ठीक है, 2 मोल, तो अगर आप देखें तो इसका मैथ्स अगर हम निकाल लें 2 मोल का, तो 1 मोल का होता है 24, 2 मोल का हो गया 48, ऑक्सीजन का 1 मोल का मैथ्स 32। सवाल में वो कह रहा है कि हमने जो ऑक्सीजन यूज़ की वो 32 ग्राम ही है, बताएं मैग्नीशियम कितनी यूज़ हुई होगी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है ये 32 कैंसिल होकर हमारे पास 48 ग्राम। मतलब जो हमने शुरू में ये 50 ग्राम ऑक्सीजन ली थी, ये वाली 50 ग्राम जो मैग्नीशियम ली थी, 50 ग्राम मैग्नीशियम में से जो यूज़ होगी है 48 ग्राम यूज़ होगी है। ये हमने क्या निकाली है 48 ग्राम यूज़, दिस इज़ नॉट लेफ्ट। ये 48 ग्राम यूज़ हो गया, तो 50 में से माइनस कर दे 48, तो बाकी क्या बच गया 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड रह गई है, मतलब वो एक्सिस है वो जो कि लेफ़्ट मतलब बाकी रह गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ग्राम मैग्नीशियम अनरिएक्टेड रह गई है। थोड़ा लंबे सवाल है तो टाइम लग रहा है, इसको थोड़ा पेशेंस से करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हो गया सिंध भी हो गया, KMU भी हो गया, UHS भी हो गया, नम्स भी हो गया। ठीक है, नम्स अब करने लगे हैं। नम्स में से एक ही सवाल आया था इस बार, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन है, वो कह रहा है इसमें 40 ग्राम अगर NaOH है जो कि 49 ग्राम H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताएं।
अब इस तरह के सवाल जो मैंने पीछे आपको बताया था कि एक चीज़ देख कर दूसरी पूछता है, मगर इसमें उसने क्या किया है, सिर्फ एक चीज़ नहीं दी। उसमें तो हम क्या करते थे, जो चीज़ दी होती थी उसको जिससे पूछा है उससे कंपेयर कर देते थे। इसमें उसने एक चीज़ नहीं दी, अब उसने उसमें दोनों रिएक्टेंट का मैच दे दिया है, NaOH का भी और H2SO4 का भी। तो इसमें वो पूछ रहे हैं अब इन दोनों मैसेज के रिएक्शन के बाद आप बताएं कि वाटर कितने मोल बनेगा, मतलब वाटर से मुराद प्रोडक्ट। तो इस तरह के सवाल के लिए जिसमें आपको दोनों रिएक्टेंट का मैच दिया गया होता है और पूछा गया होता है कि प्रोडक्ट कितने मोल बनेगी या कितने ग्राम बनेंगे, प्रोडक्ट के कितने मोलिकुल्स बनेंगे, तो उसमें आप दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करते हो, देखते हो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, वही हमारी असल की प्रोडक्ट की मिकदार बनेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास NaOH है उसको पहले कंपेयर करते हैं वाटर प्रोडक्ट से जिसका उसने पूछा है, और फिर H2SO4 रिएक्टेंट है, इसको हम कंपेयर करते हैं इसके वाटर के प्रोडक्ट से जो कि है H2O। NaOH को पहले देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक NaOH 1 मोल है, वाटर भी 1 मोल ही बन रहा है। ठीक है, NaOH का मोलर मैस होता है 40, मतलब एक मोल का मैस होगा 40, हम लिख लेंगे 40। वाटर का एक मोल का मैस होता है 18, 40। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका मैस यहाँ से यहाँ तक 1 मोल का। अगर हम सवाल में देखें तो NaOH 40 ग्राम ही दिया गया, तो हम लिखेंगे 40, प्रोडक्ट कितनी लेनी है वो लिया, एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 18 ग्राम ही प्रोडक्ट आएगी। यहाँ से आ जाए H2SO4, H2SO4 जब 1 मोल है तो प्रोडक्ट भी वाटर भी 1 मोल ही बन रहा है। 1 मोल का अगर मैस लिखें, H2SO4 का मैस निकालेंगे, मोलर मैस आपके पास 98 ग्राम आएगा। मोलर वाटर का मोलर मैस 1 मोल का होता है 18 ग्राम। अब सवाल में लिया गया है कि 49 ग्राम है H2SO4, तो 49 लिख लेंगे। वाटर देखें कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 98। तो 49 1 दा 49, 49 2 दा 98, 2 1 दा 2, 2 9 दा 8, तो यहाँ पर 9 ग्राम वाटर बनेगा। तो H2SO4 से 9 ग्राम वाटर बन रहा है और NaOH से क्या बन रहा है, 18 ग्राम वाटर बन रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ गलती कर दी हमने। अच्छा ठीक है, 9 ग्राम और 18 ग्राम। तो अब गलती की है कहीं पर, वो उसको हम ढूंढते हैं अभी। ठीक है, 98 वाटर, यहाँ पर ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने नहीं बनाई मेरे ख्याल से। जो वाटर है वो 2 मोल यूज होना चाहिए यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, तो देखिए बैलेंस करने से क्या ख़राबी आ गई। अब यहाँ पर जो बैलेंस करेंगे तो आपके पास वाटर चूँकि यहाँ पर 2 मोल बनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 2 H2 ये, ठीक है, और एक H ये, और यहाँ पर भी अगर आप 2 लगाएं तो फिर 2H ये हो जाएंगे। 2 मोल NaOH के, 2 मोल वाटर के, तो यहाँ पर 2 मोल लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 मोल लिखेंगे। इसको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मोल इसके लेंगे हमने। हाँ जी, तो NaOH के 2 मोल, वाटर के 2 मोल, तो 2 मोल NaOH का 1 मोल का मैथ होता है 40, 2 का हो जाएगा 80। वाटर का 1 मोल का मैथ होता है 18, 2 का हो जाएगा 36। सवाल में कितने दिए हैं NaOH के, 40 ग्राम दिए गए हैं। 40 36, सॉरी 36 क्यों आएगा यहाँ पर, इसको तो फाइन करना है। 40 इंटू एक्स, चलिए एक्स एक साइड पे करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 80। तो 40 एक 40, 40 दूनी 80, 2 को डिवाइड करें इससे तो हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी 18 ग्राम बनी,
किसकी मदद से, हाइड्रोजन की मदद से। यहाँ पर भी आप 2 ग्राम यहाँ पर मोल्स लें वाटर के, 2 मोल्स, तो यहाँ पर 2 इंटू 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों 18, हमारे पास आंसर यहाँ पर भी 18 ही आएगा। आप यहाँ पर करके देख लीजिएगा 18, मतलब दोनों तरफ हमारे पास 18 ग्राम ही वाटर बन रहा है। तो कुछ भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एक लिमिटिंग रिएक्टेंट या कोई भी एक एक्सेस रिएक्टेंट हो सकता है। तो 18 ग्राम को अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। मैस इसका है 18, मोलर मैस भी वाटर का होता है 18, वाटर के निकाल रहे हैं ना, प्रोडक्ट के वाटर के, मल्टीप्लाई बाय Na। 18 से कैंसिल, तो Na के बराबर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और Na का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na का नंबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 23, वो हमारे पास आ गया, सॉरी 6.0 10 की पावर 23 इसका आंसर होता है। उसको आप सही कर लेना, 6.0 10 की पावर 23 ए ऑप्शन में है, इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। इसको आप इस सवाल को जो है दोबारा आपसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी, इसको मैंने ठीक कर भी लिया है, मगर आपने इसको दोबारा, ताकि आपका रफ वर्क जो है वो ईजी हो। अच्छा, इसके अलावा जो है कोई भी MCQ हमारे पास ऐसा नहीं था जो कि हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में इस चैप्टर से आया हो 2025 में। इस चैप्टर में यही कुछ, बाकी अल्लाह हाफिज़।